सो बच्चे लोग कैसे हो तुम लोग? सब ठीक है? तुम्हें कोर्स तो है नहीं अभी, इस संडे को तो है ही नहीं, अगले संडे को टेस्ट। चलो कोई दिक्कत नहीं है फिर। एक काम करो, क्या बात है, कितना अच्छा टॉपिक पढ़ रहे हो तुम लोग, तुमको पता है क्या? मगरमच्छ और ये सबसे प्यारा टॉपिक है, इट इज इकोलॉजी सबसे प्यारा। देखो मैं एक चीज बताता हूँ तुमको, शुरू कर रहे हैं अपने 1 मिनट में। गुड मॉर्निंग, ऑनलाइन में कोई दिक्कत हो तो बता दिया करो, बाकी आते ही गुड मॉर्निंग बोलो सब। देखो बच्चे लोग, एनवायरमेंट वाला जो टॉपिक है ना, इसको थोड़ा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब आप किसी सब्जेक्ट के ऊपर जब तक ध्यान नहीं देते हो ना, तब तक उसमें अपना उसका महत्व पता नहीं चलता है। कई बार ऐसा होगा हमेशा के लिए, जब आप किसी सब्जेक्ट को, आपका जो देखने का नजरिया है वो जब बदलता है, तो उस सब्जेक्ट के प्रति पढ़ने का पूरा अपना सिस्टम बदल जाता है। जो एनवायरमेंट साइंस है, उसका इंपॉर्टेंस आज की तारीख में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। पूरे विश्व का सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च हो रहा, सभी देशों का मिला करके, खासकर जो विकसित देश है उनका पैसा खर्च हो रहा, वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर हो रहा है। तो एक्चुअली जो क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक है, इसमें किस प्रकार से जलवायु जो बदल रही है और उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो चाहे ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये इसकी वजह से जो प्लांट हो, चाहे कोई भी एनिमल हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बचाने के लिए आज तक कितने सम्मेलन हुए वो भी हमें ध्यान रखना। अब ये टॉपिक जो यूपीएससी का जो सिविल सर्विस का पेपर होता है, सिविल सर्विस का, जिसको अपन यूपीएससी सीएससी कहते हैं, सिविल सर्विस एग्जाम, जिससे लोग बाग आईएएस आईपीएस बनते हैं, आईएएस आईपीएस या आईएफएस, या फिर इसके अलावा और भी इसमें कई तरीके की सर्विस आती। तो उसका जो फर्स्ट पेपर होता है प्री वाला, प्री, उसके 3 चरण होते हैं, प्री मेंस और इंटरव्यू। तो प्री मेंस इंटरव्यू, इसके 2 पेपर होते हैं, उसमें एक ही पेपर के नंबर जुड़ते हैं फर्स्ट के। उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर के आते हैं। उसमें 100 क्वेश्चन में से 25 प्रश्न अकेले एनवायरमेंट के आते हैं। किसके आते हैं? बाकी उसमें सब्जेक्ट तो 25 आते हैं। भाई आईएएस के प्री के पेपर में सभी सब्जेक्ट आते हैं, सारे सब्जेक्ट जितने भी होते हैं सब आते हैं। कम से कम 20 सब्जेक्ट मान लो, उसमें से अकेला एनवायरमेंट, जिसमें थोड़ा बहुत आजकल एग्रीकल्चर के भी आते हैं 3-4 क्वेश्चन, लेकिन एग्रीकल्चर एनवायरमेंट का, लेकिन उसमें थ्योरी नहीं आती। एनवायरमेंट का लेटेस्ट आता है, पूरी दुनिया के अंदर चल क्या रहा है, आज की तारीख में क्या चल रहा है, नई कौन सी प्रजाति विलुप्त हो रही है, नई कौन सी प्रजाति की खोज हो रही है, क्या वास्तव में आज की तारीख में रटंत विद्या नहीं आती उसमें। तो ये, इसलिए इस सब्जेक्ट को जो पढ़ रहे हो तुम एनवायरमेंट में, इसका महत्व बहुत ज्यादा है, पहले तो इसको समझो। एक आज के लिए तुम्हारे लिए नई चीज ये है कि आपने कभी नेचुरल फार्मिंग का नाम सुना होगा। नेचुरल फार्मिंग, तो इस नेचुरल फार्मिंग को शुरू करने वाले पूरी दुनिया के जो पहले साइंटिस्ट हैं, जो पहला बंदा है, उनका नाम है मासानोबु फुकुओका। मासानोबु फुकुओका। ये इस तरीके के नाम जितने भी होते हैं जापानीज होते हैं सारे के सारे, है ना। तो ये जापानीज साइंटिस्ट हैं। तो मासानोबु फुकुओका एक व्यक्ति है, किसान है, ये मान लो कि भाई जापानीज एक समाज सेवक या सोशल रिफॉर्मर है। इन्होंने सबसे पहले नेचुरल फार्मिंग के ऊपर फोकस किया। भारत के अंदर जिसका पहला नंबर आता है उसको अपन सुभाष पालेकर कहते हैं। सुभाष पालेकर जनक है भारत के अंदर। इन्होंने कुछ किताबें लिखी, वो किताबें बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं। सो द बुक्स रिटन बाय हिम। इन्होंने जो बुक्स लिखी है उसके अंदर एक किताब है जिसको हम लोग कहते हैं द रोड बैक, द रोड बैक, द रोड बैक टू नेचर। कि भाई ये जो जो सड़क वापस जाती है प्रकृति की तरफ, इसके आगे ही आपको लिखना है ना, इसके आगे डेस करके इसी के आगे लिखना है रीगेनिंग, रीगेनिंग द पैराडाइज लॉस्ट।
द पैराडाइज लॉस्ट। एक किताब तो ये है कि भाई जो स्वर्ग है उसको वापस प्राप्त कर रहे हैं जो गायब हो चुका है। एक किताब का नाम ये। एक किताब उन्होंने लिखी है वन स्ट्रॉ रिवोल्यूशन। वन स्ट्रॉ रिवोल्यूशन, ये दो किताबें, ये अमेजन के ऊपर भी अवेलेबल है। जापानीज लैंग्वेज में लिखी थी, बाद में इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गया, हिंदी में अवेलेबल नहीं। तो आपको ये किताब लिखनी है, लिखो ऊपर कोने में, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा। तो नेचुरल फार्मिंग को सबसे पहले दुनिया में जिन्होंने फोकस किया उनका नाम था मासानोबु फुकुओका। 10-20 बार उसको रटोगे तो आपको हल्का सा नाम याद हो जाएगा। जापान के नाम इसी तरीके के होते हैं। तो एक कोने में लिखो इसको सबसे पहले, ठीक है। हाँ, महेंद्र मोह माया, हाँ तेरा सब मोह माया है, नाम लिख रखा मोह माया है, सही बात है। मोह माया तो दूर ही रहना, मोह माया से। लिख लिया तुमने? तो इतनी देर नहीं थी, लिखना था इतनी देर में, ऊपर कोने में लिखना था इसको, ये एक्स्ट्रा है लेकिन बहुत प्यारा सा टॉपिक। ये एग्जाम में थोड़ी आएगा, नहीं ये एग्जाम में यही आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये आएगा, जितनी भी बड़ी परीक्षाएं होती है ना उन सब के अंदर ये दोनों किताबें कम से कम 10 बार पूछ ली गई अभी तक, ठीक है। अभी हरियाणा वाले पेपर में ये भी पहले कभी न कभी पूछी होगी, फेमस, ज्यादा फेमस नीचे वाली बुक है, लेकिन ये दो और भी है इसकी। द वे ऑफ नेचुरल फार्मिंग, एक किताब और है इनकी, द वे ऑफ नेचुरल फार्मिंग, द रोड बैक टू नेचर, रीगेनिंग द पैराडाइज लॉस्ट, नंबर 1 एंड वन स्ट्रॉ रिवोल्यूशन, ये दो किताबें। डन। एक्स्ट्रा मैटर में लिखना, लेकिन ऐसी जगह लिखना जहां रिपीट रोज पढ़ो, तो शुरुआत तो फर्स्ट पेज पे भी लिख सकते हो चाहो, जहां तुम्हारा नाम लिखा रहता वहीं लिखो, अच्छी बातें वहीं लिख के जाओ। पहले किताब का नाम और बताया था तुमको, महात्मा गांधी वाली, क्या नाम था उसका? एक बताई थी ना, एक महात्मा गांधी की जीवनी की नहीं बताई थी? वाह रे, फिर क्या मतलब, वो बाद में कल बताऊंगा। वो किताब तो सबको पढ़नी पढ़नी है जीवन में। अब देखो आगे। डन। हो गया बेटा, गुड। ये वन स्ट्रॉ रिवोल्यूशन, एक तिनके से क्रांति लाएंगे हम लोग। वन स्ट्रॉ का मतलब क्या? एक तिनके वाली क्रांति, या एक तिनके से वापस। वन स्ट्रॉ रिवोल्यूशन, द रोड बैक टू नेचर। कोई भी चीज को याद करने का एक ही तरीका है, उसको बार बार पढ़ो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये एक्सपीरियंस बता रहा हूं, हमेशा काम आएगा ये। और इंडिया के अंदर सुभाष पालेकर इसके जनक है। नेचुरल, प्राकृतिक खेती या जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ओके, अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे ये धरती है, यहां से हम लोग धरती के अलावा धीरे धीरे अंतरिक्ष में भी हम लोग क्रॉप उगा रहे हैं। ये अंतरिक्ष है, ठीक है ना, अंतरिक्ष, ये कोई ग्रह नहीं है। फिर यहाँ पे ये चांद है, फिर मान लो मंगल ग्रह। मंगल ग्रह ज्यादा दूर है, 5-1 करोड़ किलोमीटर। ये अंतरिक्ष है, ये यहाँ से 100 से लेकर के 200-500 किलोमीटर की दूरी पर है। ये चंद्रमा है, जो लगभग जो है 3.84 लाख किलोमीटर, लगभग 4 लाख किलोमीटर। और ये तुम्हारा मंगल यानी कि मार्स है। और ये जो मार्स है, ये अपने यहाँ से दूर है कितना, अलग अलग जगह से दूरी अलग अलग होती है। धरती के घूमता है ना, तो कभी दूरी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। तो 5 करोड़ प्लस किलोमीटर। तो हमारे जीवन की सबसे ज्यादा संभावना इसी ग्रह के ऊपर है, इसी ग्रह के ऊपर है। ये धरती के इधर है, मतलब उधर नहीं। धरती तीसरे नंबर का ग्रह है। सबसे पहले नंबर का कौन है? बुध है, शुक्र है, फिर धरती है, फिर मंगल है, फिर उसके बाद में 4 और। ये 4 ही ग्रह ऐसे हैं। ये जो धरती है, ये जैसे सूरज है, मैंने बना तो ऐसा दिया है, लेकिन हमारे पास में ऑप्शन की कोई कमी नहीं, इसको इधर खिसका दो। ये यहाँ सूरज बहुत बड़ा है, ये अपना बुध है, ये शुक्र है, ये अर्थ है, धरती है, और ये इसके बाद में ये चारों टेरेस्टेरियल प्लेनेट, इनके ऊपर धरती है। चाहोगे तो पैर रख सकते हो। इसके बाद में जो चारों ग्रह है ना, 8 ग्रह जो है टोटल, तो वो जो 4 ग्रह हैं उनके ऊपर पैर नहीं रख सकते, वो गैसियस प्लेनेट, गैस है, गैस के गोले हैं, मतलब आप लोग समझ रहे। इसके आगे जो भी आपके बृहस्पति है या फिर शनि है, अरुण वरुण 4 और है, तो उनके ऊपर गैस है खाली,
वो टेरेस्टेरियल प्लेनेट नहीं है, ये 4 ही टेरेस्टेरियल जिनके ऊपर ऐसे अर्थ है, सॉलिड सरफेस, बाकी खाली गैस है। तुम जाओगे तो बादलों के अंदर जाते हैं ना अपन, वैसे अंदर चले जाते, ऐसा है। तो सारे के सारे तत्वों से बने हुए, तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना एलिमेंट्स, तो ये सभी सारे के सारे एलिमेंट। तो हम यहाँ नहीं रह जा सकते क्यों, हालांकि ये शुक्र अपने यहाँ थोड़ा पास में है, मंगल थोड़ा दूर है, लेकिन मंगल छोटा है, धरती से काफी छोटा है ऐसा। लेकिन अब इधर गर्मी ज्यादा है, सूरज के पास में है तो गर्मी ज्यादा है, इधर भी गर्मी ज्यादा। यहाँ टेम्परेचर लगभग -60 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका। इसके यहाँ पर अभी रिसेंटली बर्फ की खोज हुई, दोनों तरफ बर्फ है इसके, है ना। तो ऐसा कर करा के, लेकिन अभी तक इंसान यहाँ जा नहीं पाया है। हम लोग चांद के ऊपर तो गए, क्योंकि चांद तो पास में ही है इतना सा, और वो तो करोड़ों किलोमीटर। लेकिन वहां पे धरती से भेजे हुए रोबोट काम कर रहे हैं अभी तक, नासा ने रोबोट भेज रखा है छोटा सा, तो वो वहां से फोटो या ऐसे जानकारी भेजता रहता है, इन्फॉर्मेशन। तो एक्चुअली क्या, अंतरिक्ष में जो सबसे पहले उगाई जाने वाली सब्जियां हैं, और जो आने वाले टाइम पे भी फ्यूचर जिनमें अच्छा है, उनमें से 2 सब्जियां तुमको बता रहा हूँ जो जनरली जो है अच्छी है। नेट नहीं चल रहा, बहुत बड़ा नहीं चल चल रहा, नहीं चल रहा, बहुत बढ़िया। जब भी कोई अच्छी चीज दिखाए, इसमें तो ये परमानेंट प्रॉब्लम, इस बोर्ड में ये परमानेंट प्रॉब्लम। सुनता नहीं, ऐसा है, इसमें नेट चलना चाहिए। नेट नहीं चल, कैसे बताऊंगा, बताओ, रोज तो बता नहीं सकते अपन। ये लो, बहुत, ये तुमको दिख रहा है अब, छोड़ो इसको, और कल कल देखेंगे आप। तो 2 सब्जियां, एक तो है चाइनीज कैबेज जो सबसे पहले अंतरिक्ष में उगाई, और एक है जो रोमन रेड लेट्यूस आता है, लेट्यूस एक जैसे दिखती है। ये सब्जियां सबसे पहले अंतरिक्ष में उगाई गई है, और आने वाले इजी टू ग्रो है, और पोषक तत्व भी ज्यादा रहते हैं, आसानी से उग जाती है। तो ये अंतरिक्ष में, ये क्या है बता सकता है कोई? मैंने ऐसे ही बनाया, लेकिन किसके दिमाग में क्या बैठा? हाँ, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। कुछ देशों ने मिलाकर के एक ऐसा जुगाड़ बना रखा है, लगभग 350-400 फीट लंबा है और 250 फीट चौड़ा है। ये अंतरिक्ष स्टेशन है जो धरती के चारों तरफ घूमता है, ये वो फुल स्पीड में घूमता है। तो अपने यहाँ से जो भी साइंटिस्ट जाते हैं यहाँ चले जाते हैं, यहाँ जाते हैं और यहाँ पे प्रयोग करते हैं। ज्यादा दूर नहीं, 100-200 किलोमीटर ऊपर, कई बार दिख भी जाता है, नग्न आंखों से दिख जाता है अगर ढंग से, ये छोटे मोटे माइक्रोस्कोप में भी ज्यादा दूर नहीं। तो ये खूब स्पीड से इसके धरती के चारों तरफ घूमता है, जीरो ग्रेविटी। अभी कल्पना चावला यहाँ, ये क्या नाम इनका, सुनीता विलियमसन अटकी हुई है यहाँ, तुमने देखा होगा। तो अमेरिका की जो नासा है एजेंसी, नासा, जिसको अपन कहते हैं नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नाम है इसका। तो इसने जो स्पेस क्राफ्ट भेजा था, वो यहाँ पे जो सुनीता विलियमसन है वो यहीं अटक गई, वापस नहीं आ ला पा रहे उसको, कोई खराबी के चलते, कई दिन हो गए इस बात। तो रशिया वगैरह इसमें हेल्प कर रहा है कि वापस कैसे लाए। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया। तो आने वाले टाइम में एक्चुअली क्या, सोइल साइंटिस्ट की बहुत जरूरत पड़ेगी, अच्छे सोइल साइंटिस्ट की। अपने यहाँ मिट्टी अच्छी है, अपने यहाँ जैसे 17 न्यूट्रिएंट पौधे को चाहिए, तो यहाँ पर इसके ऊपर तो ऐसी मिट्टी भी नहीं है, वहां तो खाली आयरन ऑक्साइड है सॉइल के अंदर। तो ये बहुत रुचि, एक मूवी है तुम देखना, द मार्शियन, पहले भी बताया था मैंने, ऐसा करके बहुत ही साइंस फिक्शन की अच्छी अच्छी मूवी है, जो अपने को काफी उससे फ्यूचरिस्टिक अपन समझने, पता चला कि तुम कभी यहाँ से उड़ गए, तुम उड़ते उड़ते जा रहे हो अपने गैलेक्सी के अंदर, तुमको कोई दूसरा ग्रह दिख गया कहीं पर भी, जहां बिल्कुल नेचर है, बिल्कुल नेचर जैसा माहौल, जबरदस्त, जब धरती बनी होगी वैसा। तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसको कहते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं? स्पेस टेक्नोलॉजी। अच्छा टॉपिक है, बाद में पढ़ना। तो अब हम लोग जो कल पढ़ रहे थे, उसके ऊपर हम लोग आ जाते हैं, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, ऐसा भी हो सकता है कि तुम किसी ग्रह पे गए तो धरती से ज्यादा सुंदर लोग रहते हो उधर, तुम उधर गए तो तुम कहे नहीं मैं तो यही रहूंगा अब, है। तो ट्रेनिंग का मतलब पौधे को एक निश्चित आकार देना, और इसका मतलब था पौधे को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण उपज प्राप्त करना। ट्रेनिंग की हमने 3 विधियां पढ़ी थी, एक तो था सेंट्रल लीडर सिस्टम, एक था ओपन सेंटर सिस्टम, और एक था मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। सबसे अच्छा सिस्टम कौन सा था? मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। और किसमें शाखाएं टूट जाती हैं? तो ओपन सेंटर सिस्टम है। फिर हमने कुछ विधियां अंगूर में भी पढ़ी थी, भाई हाँ भाई अंगूर में कुछ विधियां हैं, कौन कौन सी थी? हेड सिस्टम, नेफिन सिस्टम, टेलीफोन सिस्टम और बावर सिस्टम। सबसे बढ़िया सिस्टम कौन सा है?
पांडाल या फिर बावर सिस्टम। यही प्रश्न आता है कि सबसे अच्छा कौन सा है, क्योंकि इसके अंदर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो रहता है 1:2.09। तो ये अपने को हल्का सा ध्यान रखना चाहिए। कॉस्ट बेनिफिट का मतलब लागत लाभांश अनुपात, के लग इतने रहे तो पैसे की कमाई भी कम से कम होगी। हालांकि इससे ज्यादा ही कमाई होती है, इससे कम नहीं होती। तो ट्रेनिंग की बात चल रही थी, तो ट्रेनिंग में आगे अपने को 2 पॉइंट ऐसे लिखने हैं बेटा। ट्रेनिंग में यही था, मेन तो अंगूर की ट्रेनिंग फेमस है। इसके अलावा जैसे इसमें टमाटर के अंदर भी हम पौधे को कई बार सहारा देते हैं, वो भी एक तरीके से ट्रेनिंग का ही पार्ट है। उसमें हम लोग स्टेकिंग करते हैं। क्या करते हैं, मतलब टमाटर के पौधे को सहारा देने को अपन स्टेकिंग कहते हैं, सहारा देना। तो सहारा दे रहे हैं, तो ये लो हमने स्टेकिंग। टमाटर की एक ये वाली किस्में नहीं आती जिनको इनडिटर्मिनेट वेराइटीज कहते हैं। क्या कहते हैं, अरे टमाटर की जो पोलिया उसमें नहीं लगती क्या, उनको अनिर्धारित वृद्धि वाली किस्में, तो हम उनको सहारा देते हैं। और इस सहारा देने को क्या कहते हैं, स्टेकिंग कहते हैं। तो स्टेकिंग वाले टर्म याद रखना। इसमें एक होती केले के अंदर भी सहारा देना पड़ता है, उसके लिए शब्द काम में आता है प्रोपिंग। क्या आता है, ये भी परीक्षा में पूछते हैं कि प्रोपिंग किससे संबंधित है। तो प्रोपिंग हम लोग केले में करते हैं। तो केला, जैसे ही केले में फल लगते हैं, जैसे मान लो ये केले का पेड़, ये फल लग रहे हैं अनशन, ऐसे तो नहीं लगते, लेकिन मान लो ऐसे लग रहे हैं, ये ऐसे लग रहे हैं केले के फल। तो जैसे वजन से इधर झुक जाता है तो हम उसको सहारा देते हैं, इसी को अपन प्रोपिंग कहते हैं। ये केला लिख दिया वापस आगे, इसका मतलब है सहारा देना। इसी प्रकार से एक ट्रेनिंग का सिस्टम और है अनार के अंदर। अनार में जो है हम लोग एक से ज्यादा तना रखते हैं, उसको अपन कहते हैं। अनार में भी है, जैसे एक्स्ट्रा में देखें तो सीताफल के अंदर है। अंजीर का नाम सुना तुमने, अंजीर, फाइकस केरी का नाम है इसका, क्या है, हाँ। तो अनार के अंदर बहुतना प्रणाली हम लोग रखते हैं, बहुतना प्रणाली, जिसको बेटा हम कहते हैं मल्टी स्टेम सिस्टम, मल्टी स्टेम सिस्टम, इस तरीके से। तो कहने का मतलब ज्यादातर जो फल वृक्ष होते हैं उनमें तो एक ही तना रहता है। आम के अंदर एक तना, अमरूद के अंदर एक तना, ज्यादातर में एक तना रहता है। तो इन पौधों में एक से ज्यादा तने हम लोग रखते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़े पौधे हो जाते हैं तो रोग बीमारियों का प्रकोप भी इनमें बाकियों से ज्यादा होता है। अनार की खेती करना इतना आसान काम नहीं है, ध्यान रखना। अनार में कमाई तो अनशंट, अनार में कोई कम कमाई है। अनार का भाव भी ज्यादा रहता है। जो बाड़मेर में, उनको पता है कि कितने अच्छे पैसे कमाई होते हैं। बाड़मेर साइड में जमीन भी बहुत है, पानी की दिक्कत हो सकती। कौन कौन बाड़मेर से थे, पानी की दिक्कत है उधर, नहीं है, पानी की दिक्कत है मतलब नहीं है, कई जगह नहीं। बाड़मेर में अब पानी दोनों तरफ से आ रहा है। पहले रेगिस्तान, पता क्या, अभी मैंने एक दिन क्या कहा था, 100 साल बाद में रेगिस्तान खत्म हो जाएगा, ऐसी बात चल रही थी अपने। एक अनुमान के मुताबिक जो रेगिस्तान है वो आने वाले 100 साल में खत्म हो जाएगा। 100 साल में रेगिस्तान खत्म हो जाएगा, क्या पता अपन भी खत्म हो जाए 100 साल में। अपन हो जाएंगे क्या खत्म, मैं तुमको ऐसा मंत्र बता दूंगा तुम मरोगे भी नहीं कभी। तो ये इधर जो है अपना, ये पूरा पूरा रेगिस्तान खत्म, ये भारत का नक्शा है, ऐसे ये भारत है। कई बार ये विश्व भी हो जाता है, तो कई बार भारत हो जाता है। तो ये टमाटर में स्टेकिंग है, केले में प्रोपिंग है, और अनार के अंदर मल्टी स्टेम सिस्टम। ये तो हम ट्रेनिंग की बात कर रहे थे। अब हम थोड़ी सी प्रूनिंग के बारे में बात करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो प्रूनिंग के अंदर 2-3 शब्द है, आपको ध्यान रखने, ज्यादा कुछ भी नहीं। प्रूनिंग अच्छी अच्छी फेमस किस्म है। एक तो बेर में प्रूनिंग बहुत फेमस है, बेर में। एक खजूर के अंदर ठीक ठीक फेमस। अंगूर का प्रश्न तो एग्जाम में आवेगा ही आवेगा, फाइनल है। अंजूर नहीं, अंगूर, अंगूर होता है। तो ऐसा है बेटा, बेर में बहुत ज्यादा काट छांट की जरूरत पड़ती है। अगर बेर में आपको बहुत ज्यादा फल चाहिए तो बेर को आप लोग बिल्कुल काट करके नंगा कर दो, ऐसा मान लो, इस तरीके से। ओले, ये तो पूरा हो गया, लेकिन इतना खाली ठूट ठूट रखते हैं अपन ऐसे। बेर में कटिंग किसी ने देखी, बेर में किसी ने बेर का बगीचा देखा हो तो बेर में काट छांट कैसे करते हैं। बेर में काट छांट इतनी करते हैं कि हल्का सा ये नीचे नीचे इतना सा रखते हैं बस, बाकी पूरा काट देते। तो ये फेमस है। इसका कारण ये है कि भाई कि जो नई शाखाएं होती हैं उन पे फलन होता है। तो बेर में प्रूनिंग करने का समय पूछा जाता है, जो कि क्या है, अप्रैल मई। आज दिन तक सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसमें हैवी प्रूनिंग की जाती है, मतलब बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं कठोर प्रूनिंग। एक बार ये भी आ रखा है कि भाई कौन कौन सी क्रॉप के अंदर हैवी प्रूनिंग होती है। तो
बेर के अंदर हैवी प्रूनिंग होती है, अंजीर में भी कई बार हैवी प्रूनिंग होती है। ये प्रश्न अभी एमपीयूएटी यूनिवर्सिटी के सुपरवाइजर में प्रश्न आया था, उसमें मई को सही उत्तर माना था, हालांकि अप्रैल ऑप्शन में ही नहीं था ऐसे, ठीक है ना। तो ये खजूर के अंदर पत्तियों की संख्या को कम करते हैं, उसको लीफ प्रूनिंग कहते हैं। पत्तियों को काटने को क्या कहेंगे अपन। अब खजूर में काटने को कोई दूसरी चीज तो है नहीं भाई, खजूर में कोई शाखाएं थोड़ी आती है भाई, खजूर में ऐसा तो नहीं शाखाएं आ रही तो शाखाओं को काट। खजूर के अंदर जो पुष्प क्रम होता है उसको स्पेडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं। तो खजूर के अंदर एक जैसे गुच्छा आ रहा है खजूर का, उसके अनुपात में आप लोग 8-10 पत्तियां रख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं रख सकते एक गुच्छे के अनुपात में। तो जैसे 10 पत्तियां हैं तो एक गुच्छा है अपना, तो जनरली इसके 10 गुच्छे रखते हैं अपन। तो 10 गुच्छे रखेंगे तो कितने हो जाएंगे। ये लड़का सो रहा, देखो आगे बैठ क्या है मतलब, तुम लोग आगे बैठ करके सो रहे हो, हद है मतलब, शर्म कर लो। और शर्म थोड़ी तो एक्चुअली ये जून महीने में जब इसके बंच का वजन बढ़ने लगता है, अब इंटरनेट पर मैं तुमको दिखाता है कि खजूर का पौधा कैसा दिखता है, लेवल है आजकल, लेकिन वो नहीं निकल रहा। तो अब ऐसा है, हाँ, अब इसमें उपयुक्त जो पत्तियां हैं वो हम लोग रखते हैं बेटा 75 से 100, लगभग इतनी पत्तियां रखते हैं, बाकी सब पत्तियों को हटा देते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। अंगूर की प्रूनिंग एग्जाम में आवेगी आवेगी। एक तो अंगूर जो है, अंगूर की खेती उत्तर भारत में होती है, उत्तर भारत में बहुत कम होती है हालांकि, एक इसकी होती है दक्षिण भारत में। तो अंगूर उत्तर भारत और अंगूर दक्षिण भारत। अपने यहां जो अंगूर होता है उत्तर भारत में वो पतझड़ी प्रकृति का होता है। पतझड़ी का मतलब क्या होता है, पत्तियां झाड़ देता। तो यहाँ पे पौधा सुसुप्तावस्था में चला जाता है और साल में एक ही बार प्रूनिंग करनी पड़ती है, दिसंबर जनवरी महीने में। कौन से महीने में। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि उत्तर भारत में बज गया डीजे। क्या बज गया। तो दिसंबर जनवरी आप लोग हल्का सा याद रखना, दिसंबर जनवरी। तो दिसंबर जनवरी का मतलब क्या हुआ, डीजे। डीजे उत्तर भारत में बज गया डीजे, ठीक है, हल्का सा। दक्षिण भारत में साल में 2 बार प्रूनिंग की जाती है और ये इंपॉर्टेंट है। एक बार तो करते हैं ए, एक बार करते हैं ओ। तुम लोग बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो, ए ओ। तो एक तो हम लोग अप्रैल के अंदर करते हैं, कब करेंगे, और एक करते हैं अक्टूबर में। तो प्रश्न आया हुआ है पिछले साल प्री पीजी के पेपर में कि दक्षिण भारत में अंगूर में प्रूनिंग कब करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल में, ऑप्शन नंबर बी अक्टूबर में, ऑप्शन नंबर सी जनवरी में, फिर था ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों का नाम। अप्रैल में हमेशा जो होती है पीछे की जो शाखाएं होती है उनको हम लोग काटते हैं। जैसे अंगूर की जो बेल है उसमें ये जैसे आपकी जो है ये प्राथमिक शाखा है, सेकेंडरी शाखा है। तो इसके ऊपर जो बेस बनाने के लिए हम लोग इन शाखाओं को हटाते हैं, इसको अपन जो है बैकवर्ड प्रूनिंग कहते हैं। 10 शाखाएं आ रही थी, 2 रखी खाली, इसको बैकवर्ड प्रूनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको बैकवर्ड के अलावा क्योंकि हम लोग एक आधार तैयार कर रहे हैं तो इसको फाउंडेशन प्रूनिंग भी कहते हैं। फाउंडेशन समझ जाओगे क्या, फाउंडेशन का मतलब एक आधार तैयार करना, तो इसको कहते हैं फाउंडेशन प्रूनिंग। फाउंडेशन प्रूनिंग। और जब इसमें आगे की जो शाखाएं आती है उनकी शाखाओं में थोड़ी सी गिनती की शाखाएं, आगे जो कलिकाएं आती है उनको भी हम लोग हटाते हैं। ये अंगूर पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा और बताऊंगा, इसमें ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं, एग्जाम में भी नहीं आता। तो आगे जैसे 10 कलिकाएं आ रही थी उसमें से 5 कलिकाएं रखते हैं, कुछ में 6 रखते हैं, ताकि जो कलिकाएं बची हुई है उनमें अच्छे से फ्रूटिंग और फलों की साइज भी अच्छी बने। इसको आगे को अपन कहते हैं फॉरवर्ड। क्या कहते हैं, तो इसको अपन लोग कहते हैं बैकवर्ड या फिर फॉरवर्ड प्रूनिंग। सही लिख रहा हूं क्या, फॉरवर्ड प्रूनिंग। फॉरवर्ड प्रूनिंग को हम लोग एक्चुअली कहते हैं, इसको फ्रूट प्रूनिंग के नाम से भी जानते हैं, फ्रूट प्रूनिंग। अरे इसको क्या कहते हैं। तो अब अपने हल्का सा याद रखना, ज्यादा नहीं। क्या याद रखना था, दक्षिण भारत में कितनी बार करते हैं, 2 बार। ए ओ से याद रखना, अप्रैल और अक्टूबर। अब किसमें कब याद रखते हैं, तो यूं भी याद रह सकता है, देखो ए बी से याद रख लेंगे। अप्रैल में बैकवर्ड, तो बची हुई जो किसमें हो जाएगी, अक्टूबर में। अप्रैल बैकवर्ड, ए बी से याद रख सकते हैं, ए बी अप्रैल बैकवर्ड, अप्रैल बैकवर्ड ऐसे। तो ये प्रूनिंग इन तीनों फसलों में फेमस है, हल्का फुल्का सा अपन ध्यान रख सकते हैं। अब इसमें कुछ शब्दावली है, इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी। शब्दावली को क्या कहते हैं बेटा,
टर्मिनोलॉजी, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में दो चार अच्छे अच्छे शब्द हैं जो हम सीखना चाहते हैं। एक तो इसमें है जिसको कहते हैं बेंडिंग, शाखा को झुकाने को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में इसको कई बार कहते हैं बंकन। देखो बेंडिंग का मतलब सीधा सीधा क्या होता है, इसका मतलब होता है शाखा को झुकाना। बहुत बढ़िया। तुम लोग उस दूसरे क्लास में जाके बैठोगे तो तुमको कैसे पता चलेगा कैसे बैठे हुए हैं? तुम लोग खुलने खुलने में बैठे हो फिर भी तुमको तकलीफ हो रही। देखो तो इधर किसे जाओ नहीं, देखो कितना लंबा चौड़ा है। 8 का है, वापस गिनो। उधर वो जो इधर अपने 10 नंबर कमरा नहीं, पीछे की साइड क्लास, वो भी अच्छा क्लासरूम है, उसमें एक इतना ही से, उसमें बैठे हुए 6, एक के ऊपर 6 ऐसे करके। फिर वो एक पीछे एक आगे, वो जैसे सीट नहीं होती है गाड़ी में, पीछे बैठते हैं, एक आगे बैठता है एक पीछे बैठता है, ऐसे बैठे हैं। इनका ये ठीक। शाखा को झुकाने को अपन कहते हैं बेंडिंग। बेंडिंग का मतलब शाखा झुका दी। शाखा झुकाने के देखो अपने फायदे हैं। आपने फोटोसिंथेसिस का नाम थोड़ी सुना है? प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण से प्लांट के अंदर फूड बनता है, फूड। और ये जो फूड पत्तियों में बनने के बाद में फ्लोएम के द्वारा पूरे पौधे में जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली, हम यहां पर देखो एक्चुअली फलों के अंदर, पौधे के अंदर जितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होगा उतना बढ़िया फलन होता है। जब कई बार हम लोग पढ़ते हैं CN अनुपात, तो कार्बोहाइड्रेट या कार्बन का रेशियो जो है, मतलब कार्बन या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पौधे में ज्यादा होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को पौधे के फलन वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, वहां इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। वहां इकट्ठा करने के लिए इसको नीचे झुका देते हैं। तो इसको नीचे झुकाने से गुरुत्वाकर्षण के कारण कुछ हद तक कार्बोहाइड्रेट आगे इकट्ठा हो जाता है। तो एक्चुअली बच्चों इसका मेन मकसद क्या है, फलन बढ़ाने हेतु। इसका क्या है, फलन बढ़ाना। इसका जो मेन उद्देश्य है वो है फ्रूटिंग को इंड्यूस करना, इंपॉर्टेंट फलन या पुष्पन बढ़ाना। तो एक तो अपना ये हो गया बेंडिंग। दूसरा हमें याद रखना है रिंगिंग। क्या याद रखोगे बेटा, रिंगिंग के लिए एक शब्द और काम में आता है, उसको कहते हैं गर्डलिंग। क्या कहते हैं, गर्डलिंग कहते हैं। अब गर्डलिंग में भी सेम यही है, जैसे अपन इसमें बेंडिंग कर रहे थे ना, वैसे ही उसमें भी हम लोग करेंगे। देखो ये जैसे आपका अंगूर का पौधा है, अंगूर की ये कोई भी शाखा है, ठीक है। अब अंगूर में हमने क्या करना है, शाखा को झुका नहीं रहे। जैसे कार्बोहाइड्रेट आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा है, हम यहां से जैसे एयर लेयरिंग में कर रहे थे, वैसे हम लोग हल्की सी यहां से क्या करेंगे, छाल को हटा देंगे। मतलब रिंग के आकार में हम लोग लगभग 3 सेंटीमीटर के आसपास छाल को हटा दिया। फ्लोएम को हटाने से जो फूड था वो आगे की तरफ इकट्ठा हो जाएगा। फूड, कार्बोहाइड्रेट आगे रहेगा, इधर नहीं जाएगा। तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाएगी तो फलन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, फलन बढ़ेगा ऐसे। तो रिंगिंग और जो गर्डलिंग है बेटा, इसमें क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। इसके अंदर हम लोग जो है 3 सेंटीमीटर छाल को हटा देते हैं, लगभग 3 सेंटीमीटर छाल हटाना। इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका भी जो है फलन बढ़ाना, इसका भी जो है फ्रूटिंग को इंड्यूस करना या फ्लावरिंग को इंड्यूस करना, या बेमौसमी फलन लेना, ऐसे भी कभी कभी आ जाए तो वो भी बात आपकी सही है। एक हम लोग धुआं करते हैं। मैंने आपको धुआं करने के बारे में क्या बताया था, स्मजिंग। स्मजिंग का मतलब होता है धुआं करना। धुआं करना आम के अंदर बहुत फेमस है। अभी हमारे प्री पीजी में प्रश्न आया था, मुझे पेपर देके आया था, उसके अंदर एक प्रश्न था कि स्मजिंग किस में करते हैं, आम के अंदर करते हैं, ठीक है ना। और आम में धुआं करने की क्रिया फिलीपींस में फेमस है। आपने नाम सुना होगा फिलीपींस, अरे एक देश है, तुमने सुना क्या? तो फिलीपींस में ये ज्यादा धुआं किया जाता है, वहां ज्यादा प्रचलन में। फिलीपींस किधर है, किधर है फिलीपींस? यहाँ यूं यूं नहीं बताना इधर उधर, यूं बताना है कौन से महाद्वीप में फिलीपींस, कौन से महाद्वीप, कौन से महाद्वीप में फिलीपींस, तुमको पता? तुक्का लगा दो ना, कोई बात नहीं। कुछ यूरोप में, यूरोप। कभी भी तुक्का लगाओ तो एशिया लगाया करो, क्योंकि 48 देश तो खाली उसमें ही। कभी भी तुक्का लगाओ तो 48 कंट्रीज एशिया में आती है खाली। तो एशिया के अंदर है, कहाँ है, फिलीपींस एशिया में। जापान है ना, जापान भाई, जापान है, जापान के नीचे फिलीपींस है। फिलीपींस के यहाँ पे साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी, वो जो लड़ाई का जोन चलता है, इधर चाइना है, ये जापान है, ये क्या है फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी किधर, मनीला।
नाम नहीं सुना तुमने? नाम नहीं सुना? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, उसको कहते हैं इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का है कटक उड़ीसा में। ये तो कटक उड़ीसा में है और ये मनीला फिलीपींस में। तो ये धुआं करने की जो क्रिया है ये मैंगो की वहां फेमस है। इसका मेन मकसद क्या है? बेमौसमी फलन लेना, बेमौसमी फसल लेना। फसल, फसल लिखना चाह रहा हूं, फसल, फसल लेना, या फिर यूं भी कर सकते हैं पुष्पन बढ़ाना, फलन या, क्योंकि अभी उसके अंदर एक ऑप्शन था तो यही सही था उसका उत्तर, टू इंड्यूस फ्लावरिंग। मतलब कि हम लोग स्मजिंग या धुआं क्यों करते हैं? तो हम लोग फूलों की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्रियाएं हैं। तो बेंडिंग किसमें करते हैं? अमरूद में फेमस है। ये जो बेंडिंग वाली क्रिया है ये तो किसमें फेमस है? अमरूद के अंदर फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। ये महाराष्ट्र साइड में की जाती है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अमरूद में करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रिंगिंग और गर्डलिंग हम लोग अंगूर के अंदर करते हैं, परंतु और भी क्रॉप के अंदर कर सकते हैं, कभी कभी आम में भी। लेकिन ज्यादातर किसका पूछा जाता है? खासकर लड़के रिंग बडिंग में और रिंगिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई रिंग बडिंग तो एक अलग तरीका है, बेर में पौधे तैयार करते हैं अपन, जो प्रवर्धन की विधि है। और ये तो क्या, रिंगिंग का मतलब छाल हटा रहे हैं अपन, बिल्कुल हटा देते हैं उसको। तो रिंग बडिंग और रिंगिंग अलग चीज है, ये हमको पता रहना चाहिए। देखो ऐसा है बच्चों, एक बात बताता हूं मैं। कुछ शब्द जैसे प्रूनिंग है, कई बार इस प्रूनिंग के दो प्रकार बताए जाते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। तो एक तो कहते हैं हेडिंग बैक। क्या कहते हैं? एक शब्द तो है हेडिंग बैक। इनकी हिंदी के ऊपर मत जाना, अंग्रेजी तुमको याद रखनी अभी के लिए, ठीक है ना। एक होता बेटा थिनिंग आउट। कई बार प्रूनिंग के दो प्रकार बताए जाते हैं, कौन कौन से? हेडिंग बैक और थिनिंग आउट। भाई कोई भी पेड़ है, उसकी शाखा को तो तुमको काटोगे, चाहे ट्रेनिंग करोगे चाहे प्रूनिंग करोगे, तो शाखा को तो काटना पड़ेगा रे। ये जैसे कोई भी प्लांट, ये पौधा है, इस पौधे की ये कोई भी शाखा है, तुमने इस पूरी शाखा को ही उड़ा दिया, इसको अपन कहते हैं थिनिंग आउट। क्या कहते हैं? अब किसी पौधे की ऊपर ऊपर वाली शाखाओं को काटते हैं, उसको कहते हैं, जैसे हेड वाला काट, हेड यानी ऊपर, तो उसको अपन कहते हैं हेडिंग बैक। तो शीर्ष शाखाओं को काटना, शीर्ष शाखाओं को काटने को अपन क्या कहते हैं? शाखाओं को काटने को हेडिंग बैक, मतलब रिमूवल ऑफ टर्मिनल पोर्शन ऑफ ब्रांच। और इसको कहते हैं रिमूवल ऑफ होल ब्रांच, पूरी शाखा को ही काटते हैं। तो संपूर्ण शाखा को काटना या पूरी शाखा को काटना, क्या तुमको याद रह जाएगा? तो ये हमने ट्रेनिंग और प्रूनिंग वाला चैप्टर हल्का हल्का सा पढ़ा था, ऐसा आप लोगों को याद रखना है बच्चों। और इसके बारे में कोई बेसिक पॉइंट है वो हम लोग और पढ़ते रहेंगे। क्या तुमको पता रह जाएगा? ट्रेनिंग प्रूनिंग से प्रश्न आएगा, ये बात फाइनल है। जेट में भी आता है, सीयूटी में भी आता है। दिक्कत यह है कि प्रश्न खाली 15 आते हैं या 12 से 15 आते हैं। जेट में तो फिक्स 15 आते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। और सीयूटी के अंदर 12 से 15, कहीं इस बार 10, इस बार 11 आए थे बस। तो जेट के अंदर तो फिक्स है। ये दिक्कत ये है कि भी प्रश्न आने चाहिए हॉर्टिकल्चर के कम से कम 100। हॉर्टिकल्चर के कितने प्रश्न आवे तो बात बने, 100 आए तब तो इतनी सारी चीजें पढ़ा है। अब आता कहां से? बिल्कुल सिंपल आ जाता है। जैसे पूरा आम पढ़ने के बाद में आता है कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? आता नहीं आता कई बार। अभी तुम इस बार देख लो, इस बार जेट का फिर भी थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ा है इस बार, तो अच्छी बात। तो ऐसा एनटी का तो मैं तो बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ एनटी, लेकिन एनटी वालों ने इस बार एग्रीकल्चर का पेपर बहुत इजी दिया। नया टॉपिक जो हम शुरू करने की कोशिश में है उसको कहते हैं पादप वृद्धि नियामक। पादप वृद्धि नियामक, इसको कहा जाता है बेटा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये टॉपिक आपका बायोलॉजी के अंदर आता है वैसे तो, और इसको तुम व्यवस्थित तरीके से पढ़ोगे भी बायो के अंदर। लेकिन फिर भी हम कुछ कुछ बातें हम लोग यहाँ रिवीजन करते हुए चलेंगे। अब देखना, अभी का जो टाइम है ट्रेडिशनल रीजन, मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, यूपीएससी का जो पैटर्न है, उनका पैटर्न है बहुत ही अप टू डेट।
आज की तारीख में माहौल क्या चल रहा है। और राजस्थान में जितने भी पेपर होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रेडिशनल पैटर्न। ट्रेडिशनल का मतलब क्या है कि पुराने टाइम से परंपरागत तरीके से जो चल रहा है वही चीजें पूछते हैं बार बार, कि वैज्ञानिक नाम क्या होता है, वैज्ञानिक नाम क्या होता है। अरे मैंने कहा आगे बढ़ जाओ अब थोड़ा सा, हम स्टूडेंट्स को काफी चीजें आने लगी अब, तुम लोगों को नहीं आती क्या? मैं पूछ के बताऊं, देखो तुमको आती भी है, बहुत सारी चीजें आती है। वो जो कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं वो चैप्टर याद किया क्या तुमने, कि भाई किसमें क्या होता है? जैसे मैं पूछता हूँ, जैसे तेरे को पूछ लेता हूँ, प्याज के अंदर जो तीखापन होता है वो किसके कारण है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। तो ये रेगुलर पढ़ा करो तुम, पीछे जो छूट गया। रोज आधा घंटा पढ़ने की बोलता हूँ तो क्या करता हो तुम? ईमानदारी से बताओ कौन आधा घंटा हॉर्टिकल्चर पढ़ता है डेली? ईमानदारी से अब झूठा झूठा बता दो कि कौन कौन पढ़ता है। 30 मिनट हॉर्टिकल्चर तुमको पूरे साल पढ़नी चाहिए। अगर तुमको 15 प्रश्न सही करने हैं तो 15 के 15 सही होंगे, बेसिक पेपर आता। नहीं करोगे ना तो तुम लोग गलत करके आओगे फिर, ठीक है ना। चलो आगे। अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बिना आजकल खेती की संभावना है नहीं। मतलब प्लांट, हालांकि जो नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसके अंदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का यूज नहीं किया जाता है, किसी भी प्रकार के केमिकल का नहीं किया जाता है। बट जो आपकी हाई टेक जो हॉर्टिकल्चर है उसमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का बहुत बड़े स्तर पे, बहुत ही एक्सटेंसिवली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पौधे में बहुत ही कम मात्रा में बनते हैं और किसी एक जगह से जहां वो बनते हैं वहां से पौधे में दूसरी जगह ट्रांसलोकेट होते हैं, स्थानांतरित होते हैं और पौधे की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। वृद्धि को प्रभावित करने का मतलब वृद्धि को बढ़ा भी देते हैं, वृद्धि को घटा भी देते हैं। बहुत ही कम मात्रा को बोलते हैं माइन्यूट क्वांटिटी। क्या कहते हैं? बिल्कुल, तो है माइन्यूट क्वांटिटी का मतलब होता है बहुत ही कम मात्रा में वृद्धि को प्रभावित कर देंगे, पीपीएम की मात्रा में। 2,4-D को आप लोग 10 पीपीएम मात्रा में काम लो, फूल और फलों को जड़ने से रोकेगा। 20 से 25 पीपीएम या इससे ज्यादा ले लो तो पौधे को सुखा देता पूरा का पूरा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं। तो उनको तो जो पौधे में बनते हैं उनको जनरली हम कहते हैं प्लांट हॉर्मोन्स। क्या कहते हैं? और प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन, सबसे पहले ये शब्द एक थीमन नामक साइंटिस्ट ने दिया था, थीमन। ये बाद में आप बायो में पढ़ोगे। प्लांट हार्मोन में और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में थोड़ा सा फर्क है। इनको अपन कह रहे हैं पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को कहते हैं पीजीआर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्लांट हार्मोन भी हो सकते हैं और दूसरे केमिकल भी हो सकते हैं। कोई दूसरा केमिकल जो पौधे की वृद्धि को प्रभावित कर रहा है उसको भी अपन क्या कहते हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो देर आर 2 टाइप ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ तो होते हैं वृद्धि को बढ़ाने वाले, शॉर्टकट में ही अपन बात कर रहे हैं, वृद्धि बढ़ाने वाले, और एक होते हैं वृद्धि को घटाने वाले। वृद्धि बढ़ाने वाले और वृद्धि घटाने वाले, इस प्रकार से। तो बढ़ाने को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अपन किसी को कहते हैं प्रमोट करना, तो हम इनको कहते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स। क्या कहते हैं? ग्रोथ प्रमोटर्स। और इनको क्या कहते हैं अपन? ग्रोथ इनहिबिटर्स। इनहिबिट का मतलब क्या होता है? घटाना। इनहिबिट करना, घटाना, ऐसे। बढ़ाने वाले तुमको पता ही है कौन कौन से? एक तो है ऑक्सीन। क्या है बेटा? शाबाश। एक क्या है? जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो आपका GH3 है, बहुत सारे जिब्रेलिन होते हैं। इसी तरीके से एक आपका साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन। ये बहुत अच्छे वाले हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ मिलते हैं तो मैं भी तुमको ला के दिखा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं। इनके डब्बे ले आओ और बच्चों को दिखा दो कैसा कैसा दिखता है। कई बार डिग्री करने के बाद में भी हार्मोन देख के नहीं होते, फिर भी पढ़ाई पूरी हो जाती, फिर कैसे यूज करोगे बताओ? घटाने वाले पता है कौन से हैं? एक तो एब्सिसिक एसिड है, एब्सिसिक एसिड, और एक होते हैं इसके अंदर इथाइलिन। तो बायो के अंदर सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसी बात नहीं। बायो का पेपर भी सिंपल आता है, ऐसी बात नहीं, कठिनतम आता है, ऐसा कुछ नहीं। कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि को घटाने वाला हार्मोन है?
तो 3 तो ये आ गया, चौथा इथाइलिन आ गया। तो तुम लोग कर लोगे नहीं कर लो बेसिक। तो एक बार इसको लिखो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो तुरंत जो है आप लोग, ज्यादा नहीं है, बुक्स के नाम लिख लिया तुम, कुछ नहीं करना है, ट्रेनिंग में ही चल रहे हैं अपन। ट्रेनिंग में पहले नंबर पे अंगूर लिखा था, दूसरे नंबर पे टमाटर, और ऐसे करके 3 पॉइंट ये लिख लो। सर जेट और सीयूटी में सभी क्वेश्चन आपके नोट्स में से ही आएंगे क्या? किसने बोला ऐसा? कोई गारंटी नहीं है कि मैंने पढ़ाया उसके। हरियाणा की एक लड़की ने 22 लाख रुपए देकर सुपरवाइजर में लग गई है, क्या ये सच है क्या? पता नहीं यार मेरे को तो। 22 लाख रुपए तुम भी दे दो, 22 लाख रुपए में लग रहे हैं तो तुम भी दे दो 22 लाख रुपए, और क्या। खेत वे तो बेच दो हैं, खेत वे तो बेच दो 22 लाख रुपए में, और क्या। खेत घर बेच दो 22 लाख रुपए में, सुपरवाइजर बन जाओ, 2 साल तक तनख्वाह मिलेगी 14,700 रुपये। सुपरवाइजर की तनख्वाह कितनी है? 22 लाख का ब्याज इससे 4 गुना होता नहीं होता? तो फिर सब फालतू की बातें हैं। डन, फटाफट ही लिखना रहता है। ये लिखा टमाटर में स्टेक इंटरेस्ट, स्टेक का मतलब सहारा देने को। मासानोबु फुकुओका, इसका नाम रोज डेली प्रैक्टिस करना, 3 महीने याद हो जाएगा। ये बुक्स भी याद करना, जनरल नॉलेज। मासानोबु फुकुओका, मासानोबु फुकुओका। हाँ, रिटर्न एवरीबॉडी, इसका भी मतलब सहारा देना होता, उसका मतलब भी सहारा देना। अब खाली इधर क्या लिखना है, इधर लिखना है बेर, खजूर, अंगूर, और उसके आगे जो भी लिखा हुआ उसको लिखने की कोशिश कर। साल में 2 बार करते हैं दक्षिण भारत में, ऐसा बोला था मैंने, है ना? 1 बार, 2 बार, ठीक है। कोई चीज नहीं दिखे तो मेरे को बता देना। पीछे वाली स्लाइड पे लिखा हुआ था कि अनार में, सीताफल में और अंजीर में बहुतना प्रणाली पाई जाती है, जिसको कहते हैं मल्टी स्टेम सिस्टम। तुम्हें इस स्लाइड में पीछे सबसे बढ़िया दिखता, पता है ये बात तुमको? है कितना अच्छा दिखता है इसमें। ये जो पीछे जो स्लाइड है ना, ये एलईडी, इससे अंदर बहुत प्यारा सा दिखता है। लिख लिया सभी ने बेटा? सर मैं बोल रही हूँ वो भी दिखता है क्या?
नहीं, नहीं दिखता है वो, क्योंकि ज़्यादा कमेंट आते हैं तो यहाँ दिखते ही नहीं है कौन क्या कह रहा है। कभी-कभी किसी-किसी का कमेंट दिख जाता है। सर बुक जो रॉयल भेज रहा है उसमें नोट्स की तरह आएँगे क्या? रॉयल कौन सी बुक भेज रहा है? रॉयल वाले कौन सी बुक भेज रहे हैं बेटा, बताना मेरे को। लिख लिया सभी ने? हाँ, एवरीबॉडी रिटन? डन एवरीबॉडी? फॉरवर्ड प्रोनिंग को फ्रूट प्रोनिंग भी कहते हैं। फ्रूट प्रोनिंग, ठीक है ना? उठाने की, नेक्स्ट कर दिया। देखो इसमें क्या लिखना है, देखो सीधे ये तीन शब्द लिखना है, रिंगिंग या सॉरी बेंडिंग या बंकन, रिंगिंग या गर्डलिंग, ऐसे, ठीक है ना? सर पीछे ही पीछे क्या लिखा हुआ है? ऐसे कोई पीछे ही पीछे से क्या समझते हैं? पीछे ही पीछे का मतलब क्या है? पीछे कुछ नहीं है। मेरा उदयपुर आने का बहुत मन कर रहा है। मेरा भी बहुत कर रहा था, मैं तो आ गया, तुम भी आ जाओ। जिस जिसका भी उदयपुर आने का मन कर रहा है यहाँ आ जाओ, यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, बिल्कुल स्वर्ग के जैसे। सही में, बिल्कुल। जो है मौसम बारिश का है, हरा भरा हो गया है। हर संडे को हम घुमाने ले जाते हैं। रूप सागर झील के किनारे स्थित है रॉयल इंस्टीट्यूट, पता है तुमको? पीछे रूप सागर झील है, अभी पानी आएगा, भर जाएगी, देखना। मिनी फतेह सागर बोलते हैं। है, ऐसे बोल रहे हो खड्डा भरा यूं? खड्डा दिख रहा तुमको? आने वाले टाइम पे झीलें बचेगी कहाँ, समझे? पीछे की साइड पूरे मकान बना दिए। आज के 10 साल पहले ये जो झील थी ना पीछे, ये बहुत, ये रूप सागर जो है बहुत बड़ा था। आधे रूप सागर में मकान बन गया उधर से। ऐसी बारिश हो, अरे मकान डूब जाए तो ठीक रहेगा। लोग बाग मतलब इसको समझते ही नहीं कोई चीज। पूरा कंस्ट्रक्शन, अपना मेन कैंपस तो डूबेगा क्या? रॉयल कैंप, रॉयल नहीं डूब सकता।
बढ़ाने हेतु ऐसा किया जाता, चला ही नहीं, ये लिख लिया। इसके बाद में कुछ नहीं था उस स्लाइड पे। उसके बाद में टॉपिक डालना था, अच्छा नहीं, वो था प्रूनिंग, हेडिंग बैक एंड थिनिंग आउट, वो लिखना जरूरी, हेडिंग बैक और थिनिंग आउट। फिर आगे लिख दो प्रूनिंग, प्रूनिंग लिख के नहीं बताया था, हेडिंग बैक यूं लिख करके फिर यूं करके क्या करना था उसमें, वो चले गया होगा तो आप स्लाइड भी गायब होगी होगी जनरली लास्ट वाले, लोड द लास्ट अनसेव्ड फाइल। बस ये था थिनिंग। हाँ, इससे पहले वाला जो था सर वापस चल गया, फसल या फलन एक ही तो बात है। अरे फसल लो चाहे फलन लो एक ही चीज है, बेमौसमी फलन लिखो चाहे, मतलब क्रॉप, ऑफ सीजन क्रॉप लेना। हाँ, अब लिखो ये, सर तो नरक कहाँ है, अच्छा यहाँ स्वर्ग है तो नरक कहाँ है, अब नरक भी बताऊंगा तुमको हैं, अब नरक कहाँ है जो क्या ही बताएं अब, वो यार मेरे को वो याद नहीं आ रहा है, एक चुटकुला है उसमें, हाँ वो पूरा नहीं आ रहा है, एक शराबी होता है कि ज्यादा शराब पियोगे ना तो तुम नरक में जाओगे। एक शराबी से पूछता है एक आदमी कि तुम अगर जरूरत से ज्यादा शराब पियोगे ना, ऐसे करोगे तो फिर नरक में जाओगे। अच्छा मैं नरक में जाऊंगा, तो वो फिर शराब बेचने वाले का क्या होगा, कि शराब, अच्छा वो नरक में जाएगा तो वो जो वो नचनी है वो कहाँ जाएगी फिर, वो भी स्वर्ग में ही जाएगी क्या, कि वो बाहर वाला कहाँ जाएगा, कि वो भी स्वर्ग, वो भी नरक में ही जाएगा, सारे नरक में जाएंगे। डन, अब लिखो ये लास्ट फटाफट लिख लो, एक ही मिनट का काम बस। टॉपिक डालो नया, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करे, नियंत्रित, रेगुलेट का मतलब होता है नियमन करना, नियंत्रण करना। जैसे एक नहीं, ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई एक संस्था है, ट्राई, जो जितने भी ये जो फोन वाले जितने भी कनेक्शन होते हैं इनको रेगुलेट है, तो रेगुलेट का मतलब होता है नियामक संस्था या नियमन करना, नियंत्रित करना, रेगुलेशन। ये एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, ठीक है भैया, कल पढ़ के आओ। कल वो पोषक तत्व वाला चैप्टर पूछो क्या, कल पोषक तत्व और वो पाए जाने